शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आपके सामने। जब दोस्तों न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है, तब कौन सी रिट जारी करनी चाहिए? सवाल दोस्तों आपसे पूछ रहा है। अगर दोस्तों किसी को है तो उस समय कोर्ट कौन सी रिट जारी करेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबीज कॉर्पस, अधिकार प्रक्षा, क्यों वारंटो, परमादेश, मेंडमश और निषेध या प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। ये चार रिट आपके सामने लिखी है। ठीक है, पहली बात दोस्तों, आपके रिट जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? आपके वो होता है किसके पास में? वो आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है दोनों के पास में होता है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल नंबर 32 जारी करने का अधिकार। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के द्वारा रेमेडीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइट के तौर पे आपके उसके जो मौलिक अधिकार हैं उनको वापस दिलाने की गारंटी प्रदान करता है। और इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट जारी करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आर्टिकल 32 दोस्तों क्या बोलता है? आर्टिकल 32 बोलता है अगर आपके केवल मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट उसके एवज में आपके 5 रिट जारी करेगा। और जो 5 रिट कौन कौन सी होने वाली है? एक होगी हैबीज कॉर्पस दोस्तों, एक होगी अधिकार प्रक्षा, एक परमादेश, एक प्रतिषेध दोस्तों, और एक नंबर 5 कौन सी होगी? उत्प्रेषण होगी। ये 5 रिट होने वाली है, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही दोस्तों अगर आपके हाई कोर्ट की बात करूं आपसे, इसके पास आर्टिकल कौन सा है? इसके पास आर्टिकल है तो 26 आर्टिकल दोस्तों, और इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके मौलिक अधिकार और लीगल राइट, महत्वपूर्ण सवाल है, सुप्रीम कोर्ट अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है। ठीक है, अगर दोस्तों आपके मौलिक अधिकार के साथ में अगर लीगल राइट्स का उल्लंघन हुआ हो तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी नहीं करेगा, केवल हाई कोर्ट दोस्तों इस कंडीशन में आपके रिट जारी करता है। तो मौलिक अधिकार प्लस कानूनी अधिकार, लीगल राइट्स जो है, इन दोनों के रिट जारी करने की पावर किसके पास में? वो हाई कोर्ट के पास में। ठीक है, अब दोस्तों 5 रिट आपके सामने होती है। पहली रिट का नाम आपके हैबीज कॉर्पस, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है अगर दोस्तों किसी को गिरफ्तार किया है और इलीगल गिरफ्तार किया है तो उस बंदी को कोर्ट के सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित कीजिए, ये इसका नाम है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? बंदी को जो हिरासत में लिया गया है, बंदी को न्यायालय के सामने 24 घंटों के अंदर, क्या 24 घंटे में सशरीर जो है प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित करवाना पड़ेगा। ये दोस्तों इस आपकी रिट में होता है। तो अगर दोस्तों किसी को इलीगली अरेस्ट किया है तो उसको हैबीज कॉर्पस रिट जारी करेगा हाई कोर्ट उसके लिए, सुप्रीम कोर्ट उसके लिए, और 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर जो है उसको प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, उसको कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड दोस्तों रिट है अधिकार प्रसार। अगर दोस्तों कोई अधिकारी जो है आपके वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करता है तो उसके लिए दोस्तों क्यों वारंट आपके जारी होता है? अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करेगा, अगर अधिकार क्षेत्र जो है उसका उल्लंघन कर देगा तो उसके लिए ये वाली जो है क्यों वारंट रिट जारी होता है। ठीक है, थर्ड दोस्तों परमादेश पूछे, अगर दोस्तों कोई अधिकारी काम ही नहीं करता है तो उसको परम आदेश देने के लिए, हम आदेश देते हैं ये वाला काम आप कीजिए। ठीक है, तो हम आदेश देते हैं, क्या है? हम आदेश देते हैं, ये इसका अर्थ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी तो 2 रिट कौन कौन सी आपके? एक उत्प्रेषण और एक प्रतिषेध, आपके प्रोहिबिशन बोलते हैं इसको। ये तो दोनों रिट आपके अपर कोर्ट हमेशा लोअर कोर्ट के खिलाफ जो है जारी करता है। ठीक है, दोनों रिट किसके लिए? अपर कोर्ट जो है वो हमेशा जो लोअर कोर्ट होगा इसके खिलाफ जारी करेगा। और अभी दोस्तों हाल ही में ये सवाल आप चेक करना, अभी दोस्तों हाल ही में सवाल यूपीएससी ने अपना जो एग्जाम हुआ है सिविल सर्विस एग्जाम 2024 16 जून को जो हुआ है उसमें प्रतिषेध वाला सवाल पूछा गया था, उसमें पीटी के अंदर सवाल पूछा गया है। तो 5 रिट है, रिट कहां पर लिखी हुई है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की रिट में क्या अंतर है? ये सारी बातें सवाल में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा हमारा हैबीज कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है, बंदी को कोर्ट के सामने 24 घंटे के अंदर सशरीर पेश कीजिए, ये इसका मतलब हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत सरकार द्वारा तापमान, वर्षा, पवन आदि से संबंधित डेटा एकत्र करने और मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए जिम्मेदार भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब दोस्तों होती है? इसमें सवाल पूछा है कि आपके जो हमारा आईएमओ है, जो इंडियन दोस्तों मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, आईएमडी जो है, उसकी स्थापना कब हुई है? सवाल दोस्तों जबरदस्ती बड़ा किया गया है ना, सवाल है आसान, परसों सीपीओ में जब सवाल पूछा गया तो जबरदस्ती इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। देखो 4 दोस्तों ऑप्शन लिखे हुए हैं परसों, 1958, 1861, 1931 और 1875, 4 ऑप्शन है। ये चारों दोस्तों ऑप्शन किसी ना किसी महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना है। सवाल दोस्तों सीपीओ का, ये ऑप्शन कुमार गौरव के। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने। फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट दोस्तों ऑप्शन जो है वो है 1958। कौन सा? 1958। और याद कीजिए 1 जनवरी 1958 पूछूं आपसे, अरे दोस्तों किसकी स्थापना होती है? डीआरडीओ जो है इसकी स्थापना होती है, आप जानते हो। और इसके पहले हेड कौन थे आपके? दौलत कोठारी जो है, ये इसके पहले हेड थे। याद कीजिए दिल्ली दोस्तों, यहां पर दिल्ली के अंदर लिखना, इसका मुख्यालय हो गया है। और वर्तमान हेड कौन है? समीर कामत इसके वर्तमान हेड है, ये भी आप जानते हो। ठीक है, और वलश्यम मूलम विज्ञानम दोस्तों, आरएस की पीटी परीक्षा चेक कर लीजिएगा, उसमें वलश्यम मूलम विज्ञानम किसका ध्येयवाक्य? डीआरडीओ का है। ये सवाल पूछा गया है कि आपके शक्ति ही विज्ञान का, आपके वलश्यम मूलम विज्ञानम, विज्ञान ही शक्ति का स्रोत होता है, ये वहां पर है। ठीक है, तो 1 जनवरी 1958 डीआरडीओ की स्थापना। ऑप्शन सेकंड पूछूं आपसे 1861 से पूछूं आपसे, याद कीजिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना होती है। और संस्थापक कौन? इसके संस्थापक थे कनिंघम साहब। कौन सा? अलेक्जेंडर कनिंघम साहब जो है ये इसके फाउंडर थे। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है इसके अधीन काम करता है, नोट कीजिएगा। ठीक है, तो 1861 भारत के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना होती है और कनिंघम साहब इसके अध्यक्ष थे और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन ये काम करता है। ठीक है, थर्ड दोस्तों पूछूं आपसे, थर्ड नाम देखिए 1931। इस संस्था के बारे में कौन मुझे बताने वाला है? कमेंट बॉक्स में छापिए। इस सन के अंदर एक महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना होती है, इकोनॉमिक संबंधित संस्था है, आपको बताना संस्था कौन सी। ठीक है, फोर्थ दोस्तों ऑप्शन कौन सा है? 1875 लिखना। सवाल पूछा है हमसे आईएमडी दोस्तों, जो भारतीय मौसम विज्ञान है, इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? इसकी स्थापना जो है 15 जनवरी 1875 को इसकी स्थापना होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां दोस्तों? इसका मुख्यालय जो है दिल्ली के अंदर, इसका मुख्यालय छापिएगा। और कभी सवाल पूछे ना आपसे कि आईएमडी वर्तमान में दोस्तों कौन से मंत्रालय के अधीन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस लिख लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसके अधीन काम करता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है, इसके अधीन आईएमडी काम करता है, नोट कीजिए। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हो गया है। 1931 पूछूं आपसे, अरे रसगुल्ला लिख लो दोस्तों। 1931 को पीसी महालनोबिस साहब ने एक संस्था की स्थापना करी, जिसका नाम था आईएसआई। लिखिए 1931 पूछूं आपसे, पीसी महालनोबिस। कौन सा? पीसी महालनोबिस साहब जो है, इन्होंने एक संस्था की स्थापना की है और संस्था का नाम क्या है? संस्था का
का नाम है ISI, ठीक है। ISI मतलब देखो इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट बोलते हैं इसको, भारतीय सांख्यिकी, लिखना भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और अगर आपसे ये पूछ ले भाई साहब सो, इसकी स्थापना करने वाले पीसी मालनोवी साहब है, और इसका मुख्यालय कहां सो, इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर, नोट कीजिए। तो चार संस्थाएं, सवाल एक है ना, 1958 DRDO, 1861 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, 1931 ISI इंडियन इंस्टीट्यूट आपके इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट है ना, और 1875 आपके इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD की स्थापना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया है, 1875 इसका नंबर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी समिति की सिफारिश पर शामिल किया है, ऑन हुज रिकमेंडेशन वेयर द फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज इंक्लूड्स इन द आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सवाल पूछा है। चार समिति हैं, चारों की चारों ही महत्वपूर्ण समितियां हैं। फर्स्ट समिति का नाम है विवेक देवरॉय कमेटी। अगर पूछूं आपसे इस समिति की सिफारिश पर भारत में क्या इंक्लूड होता है, GST जो है भारत के अंदर इंक्लूड होता है, और 101वां संविधान संशोधन हुआ था, ये भी आपको याद होगा, जो कि दोस्तों आपके 1 जुलाई 2017 जो है इससे लागू हुआ, आपको नोट करना है, ठीक है। वन कंट्री वन टैक्स वन सिस्टम जो है, ये दोस्तों इसका अर्थ है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे यह दोस्तों कर कैसा आपके, यह कर एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों यह आपके समवर्ती सूची जो है, इस पे लगने वाला टैक्स है, कॉन्करेंट लिस्ट जो है उसके ऊपर लगने वाला टैक्स है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे तो भारत के संविधान में अमेंडमेंट हुआ है, तो कौन से दो आर्टिकल इंक्लूड होते हैं आपके, एक तो आर्टिकल नंबर 246 200 ए होता है, और एक आर्टिकल नंबर 279 ए होता है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर, देखो आर्टिकल 246 200 ए जो है GST का इंक्लूड यहां पर होता है, ठीक है, और GST निर्धारित करने वाली जो संस्था है जिसको GST काउंसिल कहते हैं, उसका इंक्लूड 279 ए के अंदर, ठीक है। तो GST काउंसिल का उल्लेख कहां पर है, इसका उल्लेख 279 ए के अंदर है, और GST का उल्लेख कहां पर है, GST का उल्लेख आर्टिकल नंबर 246 ए के अंदर है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी दोस्तों दर कौन सी है, 0%, 5%, 12%, 18%, 28% दर होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए सेकंड कमेटी कौन सी आपकी, सेकंड कमेटी है शिवरमन कमेटी। दोस्तों इनका नाम सुना होगा आपने, और याद कीजिए दोस्तों संस्था कौन सी है, संस्था का नाम लिखिए नाबार्ड। कौन सा है, नाबार्ड संस्था है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड संस्था की एक गांव के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए और वहां कृषि के विकास के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है, वो नाबार्ड होती है ना। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। और कमेटी कौन सी, कमेटी आपके शिवरमन कमेटी है। थर्ड दोस्तों ऑप्शन आपके बलवंत राय मेहता कमेटी पूछूं आपसे, देखो इसका दोस्तों निर्माण कब हुआ था, इसका गठन कब होता है, 57 गठन होता है, और इसकी रिकमेंडेशन थी कि भारत के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था जो है वो लागू की जाए, ठीक है। इसी की दोस्तों रिकमेंडेशन भारत में आपके त्रिस्तरीय, गांव के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर और जिला के स्तर पर, ठीक है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद जो है, ये तीन आपके दोस्तों तीन स्तर पर आपके होना चाहिए लोकल गवर्नेंस, ठीक है। तो त्रिस्तरीय पंचायत जो है इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे, बलवंत राय मेहता कमेटी थी आपके, और इसी की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से क्या होता है, इसकी शुरुआत होती है, ये आपको नोट करना है। पर कभी सवाल दोस्तों पूछ ले आपसे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज के लिए चुनाव जो है, चुनाव पहली बार कहां हुए, बताओ मुझे। अगर सवाल पूछूं आपसे इलेक्शन जो है पहली बार किस स्टेट में हुआ, आपको छापना है। राजस्थान के नागौर से शुरुआत होती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू शुरुआत करते हैं, इलेक्शन पहली बार कहां हुए आपको बताना है, ठीक है। फोर्थ दोस्तों ऑप्शन कौन सा, फोर्थ है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। अगर आपसे पूछो दोस्तों आपसे, क्या दोस्तों मौलिक अधिकार, सवाल पूछे क्या दोस्तों मौलिक अधिकार हमारे मूल संविधान में थे, नहीं थे दोस्तों ना। इनको हमने सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो है इसकी रिकमेंडेशन के आधार पर जो है उसको जोड़ा है हमने, और इसके लिए हमने 42वां संविधान संशोधन 76 के अंदर किया था, और हमने भाग 4A और आर्टिकल 251A जो है वो हमने जोड़ा, ठीक है। जब दोस्तों हमने अमेंडमेंट किया पहली बार, तो उस समय दोस्तों हमने जो है उस समय हमने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे, और हमने दोस्तों कहां से लिए थे, आपके USSR, जिसको वर्तमान में रूस कहते हो आप लोग, यहां से हमने इसको कैच किया, ठीक है। अगर सवाल पूछो दोस्तों आपसे कि वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में भारत के अंदर 11 क्या है, मौलिक कर्तव्य हैं, और 11वां कहां से आता है, 11वां जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 जोड़ा गया सबके। और संबंधित पूछूं आपसे, संबंधित एजुकेशन जो है इससे संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी बातें मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको पता होनी चाहिए, कमेटी कौन सी है, अमेंडमेंट कौन सा है, वर्तमान में कितने आ चुके हैं, नवीनतम कहां से आया है, ये सारी बातें आपको छापनी है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, ठीक बात लिखिएगा, राजस्थान में चुनाव नहीं हुए पहली बार, आंध्र प्रदेश जो स्टेट था ना, चुनाव पहली बार यहां पर हुआ। और मेरा दोस्तों रिमोट टपक गया भाई सवाल के ऊपर, मतलब सवाल एग्जाम में आने वाला सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखिए सवाल को ना, चारों ऑप्शन आपको ढंग से देखना है, ठीक है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति आपका ठीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 1784 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ दोस्तों अपने प्रयोग की मदद से जल की संरचना की खोज करने वाला कौन था। इन 1784 आपके हु डिस्कवर द कंपोजिशन ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ इस एक्सपेरिमेंट विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पूछ रहा है, रॉटजन, हेनरी कैवेंडिश, सोरेनसन और रॉबर्ट ब्राउन। चारों ही ऑप्शन एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण दोस्तों ऑप्शन है। पहला ऑप्शन रॉटजन, पहला दोस्तों ऑप्शन रॉटजन है। रॉटजन का नाम आपने सुना होगा कि विश्व के अंदर जो एक्सरे जो है ना, इसकी खोज करने वाला कौन, रॉटजन था। और दोस्तों इसी खोज के लिए 1901 का पहला फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है रॉटजन को मिला है, ठीक है। 1901 का पहला, 1901 का फर्स्ट आपके फिजिक्स जो है इसका नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, इसका नोबेल पुरस्कार जो है रॉटजन को मिला है। ये भी शायद आपको याद होगा कि फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज रॉटजन को एक्सरे की खोज के लिए 1901 में मिला, ठीक है। सेकंड दोस्तों ऑप्शन कौन सा है, सेकंड ऑप्शन कैवेंडिश है। शायद आपने इसका नाम सुना होगा दोस्तों आपके कि जो हाइड्रोजन है उसकी खोज करने वाले कैवेंडिश थे आपके, और H+O को मिला के H2O बनाने वाले भी कौन थे, वो भी आपके कैवेंडिश साहब थे। 1784 के अंदर ये इन्होंने खोज की थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड दोस्तों ऑप्शन कौन सा है, सोरेनसन ऑप्शन, ठीक है। अगर पूछे आपसे अरे सोरेनसन साहब का नाम आपने सुना होगा साइंस में दोस्तों आपके पीएच स्केल जो होता है इसकी खोज करने वाले कौन थे, सोरेनसन साहब खोज करने वाले। पीएच स्केल में 0 to 14 माप होता है, 7 आपके न्यूट्रल होता है, 7 से कम एसिड और 7 से अधिक क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। फोर्थ दोस्तों ऑप्शन कौन सा है, रॉबर्ट ब्राउन। याद करो रॉबर्ट ब्राउन का नाम कहां सुना आपने, अरे कोशिका याद कीजिए, और कोशिका दोस्तों केंद्रक मिलता है उसमें, तो केंद्रक जो होता है उसकी खोज करने
करने वाला कौन है, उसकी खोज करने वाला रॉबर्ट ब्राउन आपको छापना है। तो केंद्रक की खोज करने वाला कौन दोस्तों आपके रॉबर्ट ब्राउन होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों केंद्रक जो होता है, केंद्रक जो होता है आपके, ये दोस्तों मान लीजिए कोशिका आपके सामने, सेल आपके सामने, ठीक है। इसके दोस्तों बीच में केंद्रक जो है वो यहां पर आप मान लीजिए यह केंद्रक या फिर न्यूक्लियस जो है वो यहां पर आप इसको मान लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर पूछूं आपसे, इसके दोस्तों अंदर जो है आपके आनुवांशिक पदार्थ जो है वो इसके अंदर भरा होता है। इसको हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं गुणसूत्र का, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम बोलते हैं, गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। और गुणसूत्र में आपके दो चीजें होती हैं आपके, एक दोस्तों प्रोटीन होती है और दोस्तों इसके चारों ओर आपके लिपटा हुआ आपके क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, ठीक है। एक प्रोटीन होती है और इस प्रोटीन के चारों ओर लिपटा हुआ जो आनुवांशिक पदार्थ है उसको हम डीएनए कहते हैं, ठीक है। कभी कभी सवाल खूब पूछता है दोस्तों, जो क्रोमोसोम गुणसूत्र होता है इसको क्रोमोसोम कहते हैं ना। तो क्रोमोसोम के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन कौन सी होती है क्रोमोसोम के अंदर, प्रोटीन का नाम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों अनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है, जो एक पीढ़ी से गुणों को अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करता है उसको बोलते हैं अनुवांशिक पदार्थ, डीएनए होता है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए की बात हम अलग से सवाल में करने वाले, ठीक है। तो यहां पर सवाल पूछूं आपसे, सवाल पूछ रहा है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन पूछे आपसे, हेनरी कैवेंडिश ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ये खोज करने वाला, डिस्कवर करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेस ऑफ माई लाइफ दोस्तों पुस्तक जो है किस खिलाड़ी की, आप बता। देखो ये माई लाइफ वाली जो पुस्तक है ना, ये एसएससी आपके बहुत बार पूछता है। मैं 4-5 दोस्तों पुस्तकें माई लाइफ की और लिख रहा हूं, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर पूछे आपसे एक पुस्तक का नाम तो माई लाइफ ही है, इसके राइटर कौन छापना है, ठीक है। एक पुस्तक कौन सी है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, क्या है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है यह भी एक पुस्तक है, ठीक है। एक पुस्तक कौन सी आपके, एक पुस्तक लिखिए माई कंट्री माई लाइफ, लिखना माई कंट्री माई लाइफ जो है यह भी एक पुस्तक है, ठीक है। माई कंट्री माई लाइफ, और ये सारे सवाल एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है माई मिशन माई लाइफ, क्या है, माई लाइफ माई मिशन लिखना, यह भी एक पुस्तक है। तो ये माई लाइफ के बारे में 4-5 पुस्तकें आपके सामने है, 4 तो ये है और 5वीं कौन सी है, द रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है। द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसकी है, मिल्खू सिंह की, ऑप्शन नंबर सी जो है भाग मिल्खा भाग, ऑप्शन नंबर सी, माई द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक मिल्खू सिंह, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, ठीक है। अब पहला ऑप्शन देखिए, मैंने आपसे कहा देखो माई लाइफ पूछूं आपसे, बिल क्लिंटन साहब जो थे आपके, जो कि दोस्तों अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, बिल क्लिंटन जो है, इनकी बुक का नाम क्या है, इनकी बुक का नाम है माई लाइफ, और ये सवाल भी दोस्तों सीपीओ के अंदर आ चुका है, ठीक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पूछूं आपसे, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है, युवराज सिंह, किसकी है, युवराज सिंह की पुस्तक का नाम क्या है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। माई कंट्री माई लाइफ पूछूं आपसे, लाल किशन अडवाणी, कौन सा, एलके अडवाणी साहब जो है, जो कि भारत के आपके उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, अभी हाल ही में हाईएस्ट अवार्ड मिला इनको, माई कंट्री माई लाइफ। और माई लाइफ माई मिशन पूछूं आपसे, बाबा रामदेव, कौन सा, बाबा रामदेव जो है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, माई लाइफ माई मिशन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब 4 ऑप्शन यहां पर भी लिखे हुए देखिए, मैरी कॉम पूछूं आपसे, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो मैरी कॉम की बुक का नाम क्या है, अनब्रेकेबल, कौन सा, अनब्रेकेबल लिखना, अनब्रेकेबल जो है वो इनकी पुस्तक का नाम है, नोट कीजिए अनब्रेकेबल, ठीक है। सो अनब्रेकेबल पुस्तक किसकी है, वो मैरी कॉम की, जिसको कोई नहीं तोड़ पाया वो मैरी कॉम है, ठीक है। आर आश्विन पूछूं आपसे, अभी हाल ही में इनकी जो बुक है आपके वो पब्लिश दोस्तों होती है, आई हैव द स्ट्रीट, कौन सी है, आई हैव द स्ट्रीट जो है वो इनकी पुस्तक का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा देखिए मिल्खा सिंह का आंसर तो हो गया, पीटी उषा पूछा आपसे, गोल्डन गर्ल कौन सी है, गोल्डन गर्ल पुस्तक किसकी आपके, वो पुस्तक लेना पीटी उषा की है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गोल्डन गर्ल पीटी उषा, मिल्खा सिंह की द रेस ऑफ माई लाइफ, आर अश्विन की आई हैव द स्ट्रीट, अनब्रेकेबल मैरी कॉम की, माई लाइफ बिल गेट्स बिल क्लिंटन की, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, माई कंट्री माई लाइफ एलके अडवाणी, और माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव। ये 4-5 क्वेश्चन आपको नोट करने, ठीक है। वही दोस्तों मिल्खा सिंह के बारे में आप एक पॉइंट नोट कीजिएगा, कभी सवाल पूछ ले आपसे कि सर राष्ट्रमंडल खेल पूछूं आपसे, कॉमनवेल्थ खेल जो होते हैं ना, कॉमनवेल्थ गेम्स में लिखना, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए लिखना, आपके भारत के लिए स्वर्ण जीतने वाला पहला भारतीय कौन, आपके स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन, आपके पहले भारतीय धावक कौन लिखना, तो वो है कौन, आपके मिल्खा सिंह, कौन सा, मिल्खा सिंह है। और इन्होंने आपके 1958 का जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था वहां इन्होंने आपके गोल्ड जीता है। आपको बताना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स कौन से स्थान पे हुआ है, ठीक है। 1958 के अंदर हुआ है, मिल्खा सिंह गोल्ड जीत कर लाते हैं, पहले भारतीय धावक बनते हैं गोल्ड जीतने वाले, कहां पर, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, और 400 मीटर दौड़ जो है इसमें गोल्ड जीता है। बस आपको यह बताना है कि कॉमनवेल्थ गेम जो है इसका होस्ट कौन था, आपको यह बताना है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो है इनके 220 संबंध जो है उससे संबंधित है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, आर्टिकल नंबर 44, आर्टिकल नंबर 79, आर्टिकल नंबर 75, आर्टिकल नंबर 85, चारों ही आर्टिकल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण दोस्तों आर्टिकल। देखो आर्टिकल नंबर 44 पूछूं आपसे, ये तो आप जानते होंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसकी बात कहां पर होती है, आर्टिकल नंबर 44 में होती है ना, इसको बोलते हैं समान नागरिक संहिता कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं इसको, ठीक है। और इसका अर्थ क्या आपके इसका दोस्तों अर्थ ये है कि आपके कोई भी धर्म आपके वहां दोस्तों शादी का, विवाह का, तलाक का, गोद लेने का, ये सारे नियम एक तरह से हो सके, उसके लिए आर्टिकल नंबर 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई है। पहला राज्य पूछूं आपसे, पहला स्टेट जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने वहां पर लगाया हुआ है वो है गोवा स्टेट, पर बिल पारित करने वाला पहला स्टेट कौन सा हो चुका है, उत्तराखंड स्टेट, ठीक है। तो बिल पारित करने वाला पहला स्टेट कौन सा है, उत्तराखंड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी आपके आर्टिकल नंबर 79 पूछूं आपसे, अरे तो संसद जो है ना, संसद जो है इसका उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल नंबर 79 के अंदर है, और इसमें लोकसभा शामिल है, इसमें राज्यसभा शामिल दोस्तों आपके, और इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, ठीक है। संसद के हाउस तो 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा, पर संसद के अंग कितने, 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। आर्टिकल दोस्तों पूछूं आपसे 75, देखो 74 एक में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है वो जो मंत्री परिषद होगा उसकी सलाह पर काम करेगा, और उस मिनिस्ट्री का हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। आर्टिकल 75 बोलता है, 75 फर्स्ट बोलता है कि राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति करेगा, ये आर्टिकल नंबर 75 एक में लिखा हुआ है। आर्टिकल 75 एक में प्रधानमंत्री जो है इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, इसका अपॉइंटमेंट जो है वो राष्ट्रपति करेगा, ये बात लिखी है। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, प्रधानमंत्री का दोस्तों इलेक्शन नहीं होता है, प्रधानमंत्री का आपके अपॉइंटमेंट होता है, नोट करना। प्रधानमंत्री दोस्तों आपके जिस दल के पास बहुमत होता है उस दल का जो मेजोरिटी वाला जो दल होता है उसका
का जो नेता जो होता है उसको प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। तो पीएम का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेगा, आर्टिकल नंबर 75 एक में लिखा हुआ है। आर्टिकल 75 दो पूछूं आपसे, तो अगर पूछा आपसे मिनिस्टर जो होगा, जो मंत्री होगा, वो व्यक्तिगत रूप से क्या होगा, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति क्या होने वाला है, रेस्पॉन्सिबल होने वाला है, ठीक है। और 75 3 पूछूं आपसे, पूरा दोस्तों जो मिनिस्ट्री जो होगी ना आपके, मंत्री परिषद जो होगा आपके, ये दोस्तों आपके सामूहिक रूप से ना, ये सामूहिक रूप से जो लोकसभा होगी उसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होने वाला है। ये तीनों ही आर्टिकल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं। 75 1, 75 2, 75 3, ठीक है। वही दोस्तों इसका आंसर क्या है, देखो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में आर्टिकल कौन सा है, 75 आर्टिकल हो गया ना। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी है, अनुच्छेद 85 पूछूं आपसे। देखो कोई सत्र शुरू होता है उसको बोलते हैं सत्र आहूत होना, ठीक है। सत्र आहूत समनिंग होना बोलते हैं इंग्लिश में ना, सत्र आहूत होना, सत्र समाप्त, सत्रावसान होना, ये सारे काम कौन करेगा, सारे काम जो है सेंटर के अंदर राष्ट्रपति और स्टेट में गवर्नर करता है। सेंटर दोस्तों राष्ट्रपति आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 85 ना। राष्ट्रपति जो है वो सत्र शुरू करेगा, सत्र आहूत करेगा, सत्रावसान करने वाला है, ये सारे काम कौन, ये सारे काम जो है राष्ट्रपति करने वाला है आर्टिकल नंबर 85 से। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है अनुच्छेद 75 हमारा ठीक आंसर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव तमिलनाडु के पर्यटन विभाग द्वारा दोस्तों आयोजित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चरल फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ तमिलनाडु। तानसेन फेस्टिवल, गणेश महोत्सव, नाट्यांजलि महोत्सव दोस्तों, और ऑप्शन नंबर डी लिखना आपके निशा गांधी महोत्सव। सवाल दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल है, साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो फेस्टिवल होते हैं अधिकतर एग्जाम में पूछता है। देखो यहां सवाल से पूछ रहा है आपके, देखो ऑप्शन नंबर 1 है तानसेन फेस्टिवल, कहां दोस्तों होता है ये मध्य प्रदेश जो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर तानसेन फेस्टिवल होता है, तानसेन जी की याद में होता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तानसेन फेस्टिवल दोस्तों आयोजित होता है ना। गणेश फेस्टिवल पूछूं आपसे, सो महाराष्ट्र के अंदर होता है। और शुरू करने वाले कौन थे, बाल गंगाधर तिलक जो है शुरू करने वाले गणेश फेस्टिवल। और कौन सा है गणेश फेस्टिवल, आपके शिवाजी महोत्सव जो है, इन दोनों की शुरुआत करने वाले कौन थे, तिलक साहब थे। आपको नोट करना है महाराष्ट्र के अंदर तिलक साहब ने गणेश फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल जो है इनको पॉपुलर बनाया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बोलता है आपके नाट्यांजलि उत्सव। देखो तो नाट्यांजलि उत्सव जो आपसे पूछे, नाट्यांजलि उत्सव जो है, पहली बात तो यह उत्सव कौन से स्टेट का है, यह उत्सव आपके तमिलनाडु स्टेट का, आपको नोट करना है, ठीक है। तो नाट्यांजलि उत्सव कहां का है, तो तमिलनाडु स्टेट का है, नोट कीजिए, ठीक है। वहां दोस्तों एक मंदिर जिसका नाम क्या है, चिदम्बरम मंदिर उसका नाम है, वहां पर सेलिब्रेट होता है। वहां मंदिर कौन सा आपके, चिदम्बरम मंदिर आपके यहां सेलिब्रेट होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तमिलनाडु ट्रस्ट जो है आपकी, जो पर्यटन विभाग है वो सेलिब्रेट करते हैं इसको, और चिदम्बरम मंदिर में सेलिब्रेट होता है। और तमिलनाडु का आपके फेस्टिवल्स हो, और महादेव के सम्मान आपके महादेव को समर्पित आपके फेस्टिवल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो कहां पर हुआ, कौन से मंदिर में हुआ, किस भगवान के लिए, ये मैंने कह दिया आपसे। ऑप्शन नंबर सी नाट्यांजलि उत्सव आपका ठीक आंसर है। ऑप्शन दोस्तों डी बोलते हैं आपके निशा गांधी महोत्सव। ये भी दोस्तों इस सवाल कभी कभी सवाल जो है ना, सवाल सीधा तो आपसे नहीं पूछेगा, सवाल के ऑप्शन आपसे पूछने वाला है। आपसे पूछेगा दोस्तों निशा गांधी महोत्सव आपके किस स्टेट का है, तो केरल जो स्टेट आपके, वहां जो तिरुवनंतपुरम है वहां का फेस्टिवल कौन सा आपके, निशा गांधी फेस्टिवल। केरल जो स्टेट आपके, केरल स्टेट का जो आपके तिरुवनंतपुरम जो है वहां का फेस्टिवल कौन सा है, तो वहां का फेस्टिवल छापना आप जो है निशा गांधी फेस्टिवल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, नाट्यांजलि उत्सव आपका करेक्ट आंसर, ध्यान रखिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का दोस्तों आर्टिकल नंबर 200 जो है किस विषय से संबंधित है ना। आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना। ऑप्शन नंबर बी विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति हो। पहला ऑप्शन बोलता है आपके ऑर्डिनेंस बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बोलता है आपके असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर सी ऑर्डिनेंस बाय आपके गवर्नर, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश। ऑप्शन नंबर डी बोलता है असेंट ऑफ द गवर्नर, विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति। ये चार दोस्तों ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन बोलता है ऑर्डिनेंस बाय गवर्नर, ऑर्डिनेंस बाय प्रेसिडेंट। पूछूं आपसे आर्टिकल दोस्तों 123 कौन सा है, आर्टिकल 123 जो है ये ऑर्डिनेंस बाय प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कभी सवाल दोस्तों पूछ लूं आपसे, तो अध्यादेश कानून होता है, ठीक बात दोस्तों, अध्यादेश कानून होता है, ठीक है। पर दोस्तों इसमें अंतर इस बात का है, पार्लियामेंट को कानून बनाते तो आपके कानून जो है फिक्स कानून होता है, परमानेंट कानून होता है, स्थायी कानून होता है, ठीक है। तो राष्ट्र जो आपके अध्यादेश जो कानून बनाता है वो फिक्स नहीं होता है, परमानेंट नहीं होता है, अस्थायी कानून होता है। उसको स्थायी करने के लिए, परमानेंट करने के लिए जो है उसको पार्लियामेंट से पास करना पड़ता है। तो अध्यादेश कैसा है, अध्यादेश जो है वो एक अस्थायी कानून आपके टेम्परेरी लॉ होता है, पर कानून तो होता है ना। कभी सवाल पूछे ना कि अध्यादेश कानून है या नहीं है, तो अध्यादेश कानून तो है पर अस्थायी कानून है। इसको अगर स्थायी करना है तो जो पार्लियामेंट जो है वहां से कानून हमें पास करना पड़ता है। और अध्यादेश का अधिकतम पूछा आपसे, अध्यादेश का दोस्तों आपकी अधिकतम समयावधि क्या होती है, इसकी दोस्तों अधिकतम समयावधि पूछा आपसे, अगर ये पास नहीं हो दोस्तों तो अधिकतम कितने समय तक रहता है आपके, तो अधिकतम छापना 7.5 माह जो है इसकी समयावधि होती है, आपको छापना, ठीक है। अधिकतम 7.5 माह जो है इसका टाइम पीरियड होता है, इसके बाद में अपने आप समाप्त हो जाएगा, इससे अधिक नहीं रह पाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखिए असेंट्स ऑन बिल बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। विधेयक पर राष्ट्रपति जो है उसकी अनुमति, ठीक है। यह लिख रहा है आर्टिकल कौन सा आपके, आर्टिकल 111 के अंदर लिखा हुआ है। कोई दोस्तों बिल लोकसभा से पास हुआ, अपर हाउस लोअर हाउस से पास होता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। अब दोस्तों वो उस बिल पर साइन कर दे, अगर उस बिल पर साइन नहीं करें आपके पॉकेट वीटो कर दे दोस्तों आपके, या रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे, ये सारे ऑप्शन उसके पास होते हैं, ठीक है। और ये सारे ऑप्शन कहां पर आर्टिकल 111 के ऊपर है। अगर उसने साइन कर दिया तो वो बिल जो है क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों जो पावर राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की आर्टिकल 123 में, वही पावर दोस्तों राज्यपाल के पास में आर्टिकल नंबर 213 के पास में, आर्टिकल 213 के अंदर है राज्यपाल के पास में, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों डी पूछूं आपसे, विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति पूछूं आपसे, ये कौन सा, ये दोस्तों आर्टिकल कौन सा आपके, आर्टिकल नंबर 200 आर्टिकल आपको छापना, ठीक है। आर्टिकल 200 के अंदर विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति वाली पावर, जो पावर दोस्तों 111 के अंदर है वही पावर दोस्तों यहां पर आर्टिकल 200 के अंदर आपको नोट करना है, ठीक है। वही दोस्तों कोई दोस्तों बिल ऐसा हो जिससे हाई कोर्ट की पावर सीमित दोस्तों होती हो, तो उस बिल को दोस्तों राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है, और ये बात आर्टिकल नंबर 201 में लिख रही है। आप भी इस बात को मेरे साथ नोट कीजिएगा। आर्टिकल नंबर 201 छापना, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए लिखना, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक जो है, आरक्षित विषय जो है उसका जिक्र दोस्तों यहां पर है, ये भी आपको ध्यान
रखना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है सो हाई कोर्ट की पावर जो होती है आपके, अगर दोस्तों वो सीमित होती है तो ये यहाँ पर आपके बिल कहाँ जाएगा, बिल आपके राष्ट्रपति के पास जाने वाला है, ठीक है। सेकंड दोस्तों आपके नेशनल इंटरेस्ट की बात हो, राष्ट्रीय हित का मुद्दा हो, तो भी बिल कहाँ जाएगा, तो भी बिल आपका जो है राष्ट्रपति के पास जाने वाला है। तो आर्टिकल नंबर 201 में भी आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आप तो बस दिल भेजते रहा करो अर्जुन सीरीज को, सच में दोस्तों अर्जुन बनाने का काम मेरा होगा, जितना प्रयास मैं इसमें करूंगा ना, यकीन मानना उतना ही एसएससी एग्जाम के अंदर कांपने वाला है। ये सारे टाइप के सवाल जो करवा रहा हूं ना आपको, कहीं ना कहीं आगे 3-4 महीने जो एग्जाम होने वाले ना, वहां आपको निश्चित काम आएंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायनेस्टी दैट रूल्स द मगध एम्पायर, आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 हर्यक मौर्य शिशुनाग नंद वंश, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हर्यक शिशुनाग नंद मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर सी शिशुनाग मौर्य नंद हर्यक वंश, ऑप्शन नंबर डी मौर्य नंद शिशुनाग हर्यक वंश। 4 दोस्तों ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। जब भी दोस्तों मगध की बात हो ना दोस्तों आपके, जब भी दोस्तों मगध की बात हो आपके, तो आप लिख लीजिए दोस्तों आपके मगध, दोस्तों मगध की बात हो तो हंसना मत, ठीक है। मगध दोस्तों मगध की बात हो तो आप लोग हंसना मत, ठीक है। जब भी दोस्तों मगध की बात हो तो आप लोग हंसना मत, क्योंकि दोस्तों मगध आपके बहुत पावरफुल आपके साम्राज्य रहा हुआ है, ठीक है। तो आपको हंसना नहीं है, ठीक है फॉर लिखिए, है फॉर हर्यक वंश, कौन सा है फॉर आपका हर्यक वंश। तो पहला वंश कौन सा हो गया, पहला वंश आपका हर्यक वंश हो गया, ठीक है। शय फॉर लिखना शिशुनाग वंश, कौन सा है शिशुनाग वंश आपका नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। और आपके नाग फॉर कौन सा आपके नाग फॉर आपके नागवंश हो गया, कौन सा है नाग फॉर नंद वंश हो गया, ठीक है। थर्ड वंश कौन सा, थर्ड वंश आपका नंद वंश हो गया, ठीक है। और फोर्थ नंबर छापना, फोर्थ फॉर आपके मैं फॉर कौन सा हो गया, मैं फॉर मौर्य वंश हो गया, ठीक है। तो मैं फॉर मौर्य वंश, तो हर्यक वंश शिशुनाग वंश नंद वंश मौर्य वंश, ये 4 दोस्तों वंश आपके सामने ये क्रम से लिख रहे हैं। देखो महत्वपूर्ण मुद्दा क्रम का है। तो हर्यक वंश शिशुनाग वंश नंद वंश और मौर्य वंश, चारों वंश मगध के ऊपर राज कर चुके हैं बारी बारी से, ठीक है। अगर सवाल पूछूं आपसे मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक होंगे, वही इसके संस्थापक होने वाले हैं। इनका नाम था बिंबिसार, कौन सा बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश जो है इसके संस्थापक थे, आपको नोट करना, ठीक है। इनको दोस्तों एक नाम और एग्जाम वाला पूछता है, इन्हें श्रोणिक कहते हैं, क्या बोलते हैं, इन्हें श्रोणिक कहते हैं। ये भी सवाल एग्जाम में पूछा गया सवाल है, श्रोणिक किसे कहते हैं, बिंबिसार को बोलते हैं। तो मगध का संस्थापक कौन, बिंबिसार, हर्यक वंश संस्थापक कौन, बिंबिसार, दोनों एक ही बात है, ठीक है। सेकंड से पूछो शिशुनाग वंश पूछा आपसे, संस्थापक कौन आपके, यही संस्थापक थे, इसके नाम लिख रहा है, ठीक है। नंद वंश पूछा आपसे कौन आपके, महापदम नंद, कौन आपके महापदम नंद, जो आपके महापदम नंद जो है ये संस्थापक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मौर्य वंश तो आप जानते हो चंद्रगुप्त मौर्य जो है संस्थापक, इसके ध्यान रखना है, ठीक है। पहला सवाल पूछूं आपसे मगध, दोस्तों मगध पूछा आपसे, देखो तो मगध दोस्तों आपके इसकी राजधानी की बात करते हैं कि मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी आपके, तो मगध साम्राज्य की सबसे प्राचीन राजधानी कौन सी है, सबसे प्राचीन राजधानी जो है वो कौन सा, वो कौन सी थी आपके, वो थी राजगीर। तो राजगीर कोई हम लोग गिरिब्रज कहते हैं ना, राजगीर तो आपके राजगीर छापना आपकी, या फिर इसको गिरिब्रज भी कहते हैं। ये सबसे प्राचीनतम राजधानी आपको नोट करनी, ठीक है। और फिर उसके बाद एक फेमस राजधानी कौन सी है, पाटलिपुत्र, जिसको क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग पटना कहते हैं, आप जानते हो, ठीक है। तो पाटलिपुत्र भी ठीक आंसर है, ये भी राजधानी रही आपके, पर पहली राजधानी पूछूं आपसे राजगीर गिरिब्रज रही, आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों हमारे यहाँ पर आपके कुल कितने, आपके कुल 16 महाजनपद थे, कभी इसका भी सवाल कराऊंगा आपको, 16 महाजनपद उनकी राजधानी और कौन की लोकेशन कहां पर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। यूपी में कौन कौन से हैं, इंडिया में कौन कौन से हैं, साउथ इंडिया में कौन कौन से हैं, ये सारी बात करेंगे, ठीक है। आंसर लिखिए दोस्तों, आंसर कौन सा है, हर्यक शिशुनाग नंद मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, ध्यान रखिए ना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडिया लीजन की स्थापना की। देखो अब सवाल दोस्तों नया सवाल आ गया ना आपके सामने, और ये सवाल एसएससी ने अपने एग्जाम में एसएससी सीजीएल 2023 के अंदर ये सवाल पूछा उसने कि फ्री दोस्तों इंडिया लीजन जो है इसके संस्थापक कौन। देखो अगर दोस्तों पूछे आपसे इसके दोस्तों स्थान पर एक और नाम आ सकता है आपके, और वो कौन सा, वो है आपके टाइगर लीजन, ठीक है। देखो इसको फ्री इंडिया लीजन बोल दो आपके, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को टाइगर लीजन बोलते हैं, टाइगर लीजन बोलते हैं। इसी को दोस्तों बाद में आजाद हिंद फौज भी कहा गया, ठीक है। इसी को बाद में आजाद हिंद फौज भी कहा जाएगा, ठीक है। तो फ्री इंडिया लीजन दोस्तों टाइगर लीजन एक ही बात है। पहली बात तो इसके संस्थापक कौन, तो इसके फाउंडर दोस्तों कौन आपके, इसके फाउंडर थे सुभाष चंद्र बोस, कौन है सुभाष चंद्र बोस साहब जैसो, ये फाउंडर थे इसके छापना सो, और जर्मन सहायता से, जर्मन हेल्प से जो है इसकी स्थापना की, आपको नोट करना है, ठीक है। जर्मन हेल्प से इसकी स्थापना की है टाइगर लीजन या फिर द फ्री इंडियन लीजन की स्थापना सुभाष चंद्र बोस करने वाले सो, और वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम पर स्थापना की दोस्तों आपके जो भी आपके भारतीय कैदी थे आपके, उनको मिलाकर के इसकी स्थापना होती है, ठीक है। इसमें दोस्तों भारतीय जो कैदी थे आपके वो इसमें शामिल थे, और जर्मन आपकी जो सहायता है उससे होती है, और वर्ल्ड वार सेकंड जो है इसमें इसकी स्थापना हुई, ठीक है। तो इसका तो आंसर क्या होगा, इसका तो आंसर ऑप्शन नंबर भी सुभाष चंद्र बोस हो गया। अच्छा अगर आपसे पूछूं सुभाष चंद्र बोस जो है इनका जन्मदिन कब आता है आपके, 23 जनवरी को आता है, आप जानते हो, पराक्रम दिवस के रूप में बनाते हैं, ये भी आप जानते हो, ठीक है। अगर दोस्तों पूछे आपसे कि भाई साहब, अगर पूछूं आपसे इसके अलावा, देखो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले कौन थे, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले 1939 के अंदर सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है। अगर पूछो दोस्तों आपसे कि अगर पूछे बुक का नाम पूछूं आपसे लिखना, इंडियन स्ट्रगल बुक पुस्तक किसकी है, तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक जो है ये भी सुभाष चंद्र बोस की है। दिल्ली चलो का नारा देने वाले कौन, सुभाष चंद्र बोस थे, ये सारी बात जानते हो, ठीक है। 23 जनवरी फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन स्ट्रगल छापना, और हरिपुरा अधिवेशन पूछे आपसे, हरिपुरा अधिवेशन जो है इसके अध्यक्ष कौन छापना, 1938 के अंदर इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों एक बोल रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनकी संस्था का नाम क्या है, उसका नाम था लिखना आपके बहिष्कृत हितकारिणी सभा, कौन सा बहिष्कृत हितकारिणी सभा पूछूं आपसे, इसके फाउंडर कौन लिखना, इसके फाउंडर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहिष्कृत दोस्तों हितकारिणी सभा 1924, कभी कभी सन भी पूछता है ना, तो 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे, अंबेडकर साहब थे, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस पूछूं आपसे, फॉरवर्ड ब्लॉक, फ्री इंडिया लीजन, टाइगर लीजन, तो आपके ये सारे आपके सुभाष चंद्र बोस है ना। चितरंजन दास, आपके जितने भी एग्जाम होते हैं ना आपके, असो मॉडर्न हिस्ट्री में आपके 2 क्वेश्चन तो पक्का मानना आप, गदर पार्टी और स्वराज पार्टी, ठीक है। तो पूछूं आपसे स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले कौन, 1923 के अंदर सीआर दास जो आपके वो स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले, ये भी आपको छापना सो। इन्होंने कहा था कि भाई सड़क पर लड़ने की बजाय संसद के अंदर लड़ाई लड़ेंगे, ये इनका अध्यय था, ये इनका वाक्य था, ठीक है। लाला हरदयाल पूछूं आपसे 1913 पूछे आपसे, 1913 छापना आपके लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, और कहां स्थापना होती है इसकी, सैन फ्रांसिस्को
को यूएसए के अंदर स्थापना होती है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, सवाल दोस्तों एक था सवाल आपके, पर इस एक सवाल में हर एग्जाम का सवाल आपको निश्चित मिलने वाला है। ठीक है, ये सीजीएल का सवाल यहाँ से आपके, ये सीपीओ, जीडी, एमटीएस, रेलवे, जो भी एग्जाम, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, इसमें से निश्चित आपको सवाल मिल ही जाएगा। आराम से देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर भी सुभाष चंद्र बोस जो है, ये इसका ठीक आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 2841 मीटर ऊंची पाउना पर्वत श्रेणी जो है उसको किस राज्य के अंदर, देखो जब मैंने पहला आपके अर्जुन एपिसोड फर्स्ट पढ़ाया था तो कुछ लोगों ने कहा कि सर थोड़ा और लेवल बढ़ाओ। ठीक है, आज थर्ड दोस्तों एपिसोड है और शायद आप महसूस कर रहे होंगे कि आपका लेवल जो है थोड़ा अप होता जा रहा है। ये पाउना पर्वत श्रेणी एग्जाम के अलावा आपको शायद किसी किताब में मिलती हो ना, ये पाउना पर्वत श्रेणी एग्जाम में आने के बाद में लोग इसको सर्च कर रहे हैं कहां पर स्थित है। तो क्यों ना दोस्तों हम इसके संबंधित जो आसपास और है उनको भी पढ़ ले। सवाल के अंदर तो लिखिए पाउना पर्वत श्रेणी पूछूं आपसे, स्टेट कौन सा, तो स्टेट कौन सा है, स्टेट आपका नागालैंड। तो नागालैंड जो स्टेट आपके, वहां पर आपके माउंट पाउना जो है वहां पर दोस्तों आपके छापना है। आपके नागालैंड की हाईएस्ट पीक कौन सी है, नागालैंड की जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट सारामती। कौन सी है, माउंट सारामती छापना, ये नागालैंड की हाईएस्ट पीक है, आपको नोट करना है। ठीक है, तो माउंट पाउना, माउंट सारामती कहां पर, नागालैंड के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा नागालैंड की बात करूं आपसे, 1 दिसंबर 1916 आपके इसकी स्थापना की स्टेट के रूप में होती है भारत में, ये आपको छापना है। और इसीलिए 1 दिसंबर की तारीख को यहां पर जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल हम बनाते हैं, ये भी आपको याद होगा दोस्तों। आपके लंबी चोंच वाला आपके पक्षी होता है हॉर्नबिल, उसके नाम पर नाम है, इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहते हैं, त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं, उसके 10 दिन चलने वाला है फेस्टिवल। ठीक है, अगर सवाल से पूछूं आपसे कि 2011 जनसंख्या के अंदर भारत का एकमात्र राज्य जहां पर ग्रोथ रेट आपके बढ़ने की बजाय कम होती है, नेगेटिव ग्रोथ रेट, नेगेटिव ग्रोथ रेट वाला भारत का एकमात्र स्टेट कौन सा है 2011 सेंसस के अंदर आपके, वो एकमात्र स्टेट नागालैंड है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहां से पूछूं आपसे, देखो यहां की राजधानी कोहिमा है, आप जानते हो, पर यहां का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, सबसे बड़ा शहर छापना आपके वो है दीमापुर। कौन सा है, सबसे बड़ा शहर दीमापुर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजधानी कोहिमा है पर सबसे बड़ा शहर कौन सा है, दीमापुर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा दोस्तों आंसर क्या है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है नागालैंड आपका ठीक आंसर है। वही दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आपके अरुणाचल प्रदेश बोल रहा है। अरे याद कीजिए नामचा बर्मा, दोस्तों पूछूं आपसे, नामचा बर्मा पर्वत जो है वो कहां पर आपके, ये पर्वत दोस्तों आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। और ये वही पर्वत है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी टकराकर दोस्तों कहां पर आपके भारत के अंदर आती है, ये वही पर्वत है नामचा बर्मा पर्वत। ठीक है, अगर पूछूं आपसे बृहद हिमालय जो है आपके, उस बृहद हिमालय का जो पूर्वी छोर है वो कौन सा है, वो नामचा बर्मा पर्वत, आपको नोट करना है। ठीक है, कहां पर आपकी स्टेट कौन सा है, स्टेट आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, सेकंड पूछा आपसे मेघालय आपके, अरे याद करो गारो लिखना, गारो खासी जयंतिया कौन है, गारो खासी जयंतिया जो है ये पहाड़ी कहां पर है, ये पहाड़ी आपकी मेघालय के अंदर। ठीक है, अगला सवाल पूछूं आपसे, सिक्किम पूछा आपसे, सिक्किम छापना, कंचनजंगा जो आपके माउंट कंचनजंगा छापना, ये सिक्किम के अंदर है। और कंचनजंगा पूछा आपसे, इसकी लंबाई कितनी आपके, अरे कंचनजंगा की लंबाई छाप के बताओ मुझे, इसकी हाइट कितनी है ये आपको बताना है। ठीक है, हमारा आंसर नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट दोस्तों, आंसर जो नागालैंड हो गया, ध्यान रखिए ना। आगे देखिए, जनजातीय जनसंख्या 2011 के आधार पर उस विकल्प की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम दोस्तों आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने पर आएगा, घटते हुए क्रम में जमाने पर आएगा। सवाल आपसे ये पूछा है, और जनजातीय जनसंख्या जो है ट्राइबल जो पॉपुलेशन है उसकी दोस्तों बात करता है। देखो अगर सवाल पूछूं आपसे 2011 सेंसस का सवाल पूछा आपसे, देखो सेंसस का सवाल तो आता ही हर एग्जाम के अंदर, पर उसमें दोस्तों ट्राइबल जो जनसंख्या है ये सवाल थोड़ा अच्छा लेवल का सवाल पूछता है। बाकी सवाल ये पूछता है जनघनत्व कहां पर सर्वाधिक है, कितना है, लिटरेसी कहां सर्वाधिक है, महिला कहां, पुरुष कहां, या फिर आपके सेक्स रेशो कहां पर है, चाइल्ड सेक्स रेशो कहां पर है, पॉपुलेशन कहां अधिक कहां, ये सवाल पूछता है। जो नॉर्मली सवाल ये आता है। ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन की बात पूछे तो आपकी सवाल थोड़ा अच्छा लेवल का बन जाता है आपके। देखो पहली बात पूछूं आपसे, पहली बात आपके कितनी जनजातीय जनसंख्या जो है वो भारत के अंदर इस सेंसस में थी आपके, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर आपके 10.43 करोड़ के आसपास जो है ट्राइबल पॉपुलेशन थी, आपको ध्यान रखना है। 10.43 करोड़ पूछा आपसे, इतना दोस्तों हमारे यहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी थी आपके 2011 के अंदर आपके, उस समय से पॉपुलेशन जो कुल पॉपुलेशन है आपकी उसका लगभग 8.6% आपके ट्राइबल थी। ठीक है, तो 8.6% आपके 8.6% ऑफ कुल जनसंख्या जो है वो कितनी है, वो ट्राइबल पॉपुलेशन थी भारत के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 10.43 करोड़ जनसंख्या दोस्तों, जो कि कुल का कितना आपके टोटल ओवरऑल का 8.6% हो गया। सवाल पूछूं आपसे सर्वाधिक दोस्तों किस स्टेट में आपके, तो सर्वाधिक छापना मैक्सिमम किस स्टेट में आपके, तो मैक्सिमम आपके नंबर के रूप में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और ओडिशा जो है वो तीसरे स्थान पर नंबर के हिसाब से। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा आपके 1 2 3 स्थान आपके सामने नंबर के हिसाब से बात कर रहा हूं। ठीक है, वही दोस्तों परसेंट पूछूं आपसे, परसेंट कहां पर, परसेंट में स्टेट कौन सा है, परसेंट में स्टेट छापना मिजोरम स्टेट, परसेंट में स्टेट कौन सा है, तो मिजोरम स्टेट छापना। मतलब यहां की जो कुल पॉपुलेशन आपके उसका दोस्तों लगभग 94% क्या आपके ट्राइबल पॉपुलेशन मिजोरम के अंदर, तो परसेंट में स्टेट में मिजोरम आपके टॉप पर। ठीक है, अगर सवाल से पूछूं आपसे कि भाई कहां पर एसटी पॉपुलेशन है ही नहीं, सुनने दोस्तों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और आपके पुडुचेरी जो है यहां पर एसटी पॉपुलेशन नहीं है। सुनिए आपके सवाल पूछे आपसे एसटी पॉपुलेशन कहां पर आपके सुनने लिखना आपके, तो सुनने कहां पर लिखना आपके, ये तो पंजाब हरियाणा के अंदर लिखना, इसके अलावा दिल्ली के अंदर आपके और पुडुचेरी जो है यहां पर लिखना आपके, यहां पर जो है एसटी पॉपुलेशन सुनने हैं, पंजाब हरियाणा दिल्ली पुडुचेरी आपको नोट करना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों सवाल पूछूं आपसे, मिजोरम स्टेट में सर्वाधिक हो गया परसेंट के हिसाब से, अच्छा बताओ परसेंट के हिसाब से मिनिमम कहां से, परसेंट के हिसाब से मिनिमम कहां पर है ये आपको बताना है। सवाल पूछा हमसे कि अवरोही क्रम पूछा, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है, घटता हुआ क्रम पूछा है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आएगा, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आएगा, महाराष्ट्र दूसरे पर आएगा, ओडिशा तीसरे पर आएगा, तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो गया, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। देखो कितना महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों आपके सामने, पॉपुलेशन अधिकतम कहां पर है, कहां पर शून्य है, कहां परसेंट में मैक्सिमम दोस्तों आपके, और उत्तर प्रदेश में आपके 0.6% ना, उत्तर प्रदेश में आपके यहां 0.6% परसेंट के हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार्च का रासायनिक परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से दोस्तों किस विलयन का उपयोग करते हैं, सवाल का लेवल देखिए, और एक लाइक तो बनता है क्लास को यार, मतलब ये जो मैंने सवाल दोस्तों बनाए ना आपके लिए, देखो सवाल दोस्तों बनाना टफ नहीं है, पर उस एक सवाल में 4 ऑप्शन बना देना ये अपने आप में क्या टैलेंट मानिए, मेहनत मानिए आप। मतलब सवाल टफ, सवाल तो बड़ा आसान दोस्तों, सवाल का एक आंसर होगा, सवाल तो कहीं भी मिल जाएगा, पर चारों ऑप्शन आपके काम आ जाए वो मेरा
उद्देश्य है। ठीक है, देखो सवाल पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज यूज्ड टू केमिकली टेस्ट स्टार्च। ठीक है, सल्फर, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, आपके 4 सॉल्यूशन लिखे हुए हैं। ठीक है, देखो कोई दोस्तों कोई खाद्य पदार्थ है आपके, कोई ईडेबल आपके फूड है, उसमें स्टार्च है या नहीं दोस्तों, इसको चेक करने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन का यूज करते हैं। अगर दोस्तों इसको डालने के बाद उसका फूड का रंग जो है वो नीला काला हो जाता है, मतलब उसके अंदर स्टार्च है। ठीक है, तो पहली बात पूछूं आपसे, सॉल्यूशन कौन सा आपके, वो सॉल्यूशन आपका आयोडीन सॉल्यूशन आपके। और दोस्तों इसको डालने के बाद आपके रंग जो आपके फूड का जो रंग है वो कैसा हो जाता है, नीला काला दोस्तों हो जाएगा। तो आप मान लीजिए उसमें क्या है, तो मान लीजिए उसमें स्टार्च जो है वो उपलब्ध है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या, सवाल का आंसर तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया है। आयोडीन सॉल्यूशन से टेस्ट होगा केमिकली कि उसमें स्टार्च है या नहीं, वो दोस्तों टेस्ट आपका हो जाएगा, रंग उसका नीला काला हो जाएगा। देखो यहां दोस्तों पहला ऑप्शन है सल्फर, कौन सा, सल्फर पहला ऑप्शन है। सवाल पूछे आपसे कि जो रबड़ जो होता है, इस रबड़ का वल्कनीकरण करने के लिए आपके रबड़ का दोस्तों वल्कनीकरण करने के लिए सल्फर का यूज करते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो रबड़ का दोस्तों वल्कनीकरण आपके, सल्फर मतलब गंधक भी होता है ना, सल्फर मतलब गंधक भी होता है छापना, तो रबड़ के वल्कनीकरण के लिए सल्फर का यूज होता है। ठीक है, सेकंड पूछूं आपसे ब्रोमीन, पूछा आपसे, तो ब्रोमीन क्या आपके, ब्रोमीन लिखना कमरे के तापमान पर, कमरे के तापमान पर लिखिए, कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था में मिलने वाला अधातु कौन सा आपके, ब्रोमीन है, ये भी आपको छापना। ठीक है, नॉन मेटल की बात कर रहे हैं ना। और थर्ड फ्लोरीन पूछा आपसे, सर्वाधिक पूछा आपसे, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछा आपसे, किस आपके तत्व की होती है छापना, वो होती है किसकी, आपके फ्लोरीन की होती है, ये भी आपको ध्यान है। ठीक है, तो मैक्सिमम दोस्तों इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वाला एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन है, छाप लीजिए। तो चारों ऑप्शन काम के हो गए, हमारा आंसर आयोडीन सॉल्यूशन आपके ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एकल के लिए, सिंगल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है। देखो मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर मैंने हॉकी पढ़ाया दोस्तों ना, इस क्लास में मैंने आपको बैडमिंटन पढ़ा दिया है, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सवाल एग्जाम वाला पूछता है कि इसकी जो कोर्ट जो होता है, जो फील्ड जो होता है, उसकी चौड़ाई लंबाई कितनी होती है। देखो पहली बात, बैडमिंटन खेल जो है इसके फील्ड का नाम क्या, इसके फील्ड का नाम होता है कोर्ट का। कोर्ट जो है इसके फील्ड का नाम होता है, आपको नोट करना है। ठीक है, बैडमिंटन कोर्ट पर खेलते हैं। ठीक है, पहली बात दोस्तों सिंगल के लिए पूछा आपसे, सिंगल के लिए पूछा, सिंगल के लिए जो है इसकी लंबाई चौड़ाई दोस्तों इसका अनुपात कितना होता है। सिंगल के लिए लंबाई पूछा आपसे, देखो सिंगल हो डबल हो, आपकी लंबाई तो सेम ही होती है। सिंगल डबल लंबाई सेम होगी आपके 44 फुट जो है, आपके 44 फुट जो है ये इसकी लंबाई होने वाली। ठीक है, सिंगल हो डबल हो दोस्तों, लंबाई 44 फुट इसकी होगी। इसको मीटर में लिखना, तो आपके मीटर में इसको 13.4 मीटर के आसपास आपके मीटर में निकाल लेना अपना, 13.4 मीटर के आसपास आने वाला है, मीटर के अंदर आप चेक कर लेना। ठीक है, लंबाई 44 फुट दोस्तों ना। अगर पूछूं आपसे इसकी चौड़ाई, सिंगल के लिए चौड़ाई कम होती है, आपके डबल के लिए चौड़ाई अधिक होगी। दो खिलाड़ी खेलेंगे तो चौड़ाई अधिक कर देंगे, एक खेलेगा चौड़ाई कम कर देंगे, तो वो कितनी होती है, वो आपके 5.18 मीटर छापना चौड़ाई होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को दोस्तों हम 17 फुट बोलते हैं ना, 17 फुट भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 17 फुट 5.18 मीटर आपके इसकी चौड़ाई आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहां दोस्तों यहां पर आपके यहां दोस्तों आपकी जो क्या होता है, आपके नेट होता है यहां पर, और ये सिंगल खेलने के लिए कोर्ट आपके सामने रेडी हो चुका है। ठीक है, तो 5.18 मीटर छापना ये इसकी चौड़ाई है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। सिंगल के लिए चौड़ाई 5.18 मीटर होगी, ये आपको 17 फुट होने वाली। ठीक है, अच्छा तो फुटबॉल की बैडमिंटन की बात करूं आपसे, भारत के कुछ दोस्तों फेमस आपके प्लेयर कौन सा, आपके प्रकाश पादुकोण, दीपिका पादुकोण के पापा कौन, आपके प्रकाश पादुकोण छापना, प्रकाश पादुकोण जो है ये तो फेमस आपके प्लेयर भारत के। ठीक है, इसके तो सलाह आपके पुलेला गोपीचंद, जितने भी आपके वर्तमान खिलाड़ी आप देखते हो ना, उनके वर्तमान कोच कौन है, वर्तमान कोच आपके गोपीचंद साहब। आपके साइना नेहवाल कौन सा, साइना नेहवाल छापना, ये भी महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। पीवी सिंधु कौन सा, पीवी सिंधु लिखना, ये महत्वपूर्ण खिलाड़ी आपके। इसके अलावा पूछा आपसे किदाम्बी श्रीकांत कौन, किदाम्बी श्रीकांत छापना, ये भी महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। इसके अलावा लिखिए आपके सात्विक और चिराग की जोड़ी कौन सा है, सात्विक साईराज चिराग शेट्टी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी आपको नोट करना है। ठीक है, वहीं दोस्तों पूछे आपसे कि भाई साहब इसके दोस्तों कुछ आपके महत्वपूर्ण खेल कौन कौन से आपके, तो महत्वपूर्ण खेल छापना आपके कप के नाम क्या है। उबेर कप दोस्तों किसके लिए होता है, ये महिलाओं के लिए ना, फीमेल के लिए होता है उबेर कप। ठीक है, एक होता है आपके थॉमस कप, किसके लिए होता है, ये मेल के लिए होता है ना, थॉमस कप तो मेल के लिए होता है। ठीक है, तो उबेर कप फीमेल के लिए, थॉमस कप आपके ये आपके मेल के लिए होता है ना। नारंग कप लिखना, आपके नारंग कप आपके, और एक अमृत दीवान कप जो है ये बैडमिंटन के फेमस कप है, आपको नोट करना है। ठीक है, तो नारंग कप, अमृत दीवान कप, थॉमस कप, उबेर कप, ऑप्शन नंबर 1 5.18 मीटर जो है चौड़ाई। आपको खिलाड़ी कौन कौन से, फेमस ट्रॉफी कौन कौन सी है, लंबाई चौड़ाई कितनी है, सारे क्वेश्चन आपके सामने सेट हो गए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, टीएन कृष्णन, रागिनी शंकर, नंदिनी शंकर, एमएन गोपाल कृष्णन के संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो टीएन कृष्णन, रागिनी शंकर, नंदिनी शंकर, गोपाल कृष्णन आर एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सहनाई, तबला, वीणा और वायलिन, चार दोस्तों ऑप्शन आपके सामने। ठीक है, देखो सहनाई पूछूं आपसे, तो सहनाई दोस्तों जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना तो सहनाई बजेगी, और ध्यान रखना दोस्तों आपके अभी तो सहनाइयां बजी है, ढोल बजने अभी बाकी है, अभी तो मुट्ठी पर जमीन तोली है, अभी अर्जुन सीरीज में पूरा आसमान बाकी है। ठीक है, लिखिए बिस्मिल्लाह खान, कौन आपके, बिस्मिल्लाह खान, आप जानते हो इनका नाम, बिस्मिल्लाह खान, भारत का हाईएस्ट अवार्ड इनको प्राप्त होता है बिस्मिल्लाह खान 2001 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड पूछूं आपसे, तो तबला पूछे आपसे, तबला में आपके जाकिर हुसैन, पंडित किशन महाराज, लतीफ आपके लिखना, आपके जाकिर हुसैन लिखना, जाकिर हुसैन, और एक नाम लिखिए कौन आपके, पंडित किशन महाराज, दोनों ही बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, जाकिर हुसैन और पंडित किशन महाराज आपके। लतीफ खान भी महत्वपूर्ण नाम लिखना, आपके लतीफ जी भी महत्वपूर्ण नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वीणा वादक पूछे आपसे, वीणा वादक छापना, वीणा वादक में दो नाम तो आपको ध्यान रखने। ठीक है, एस बालचंद्रन और आपके विश्व मोहन भट्ट लिखना, एस बालचंद्रन, आपके एस बालचंद्रन और विश्व मोहन भट्ट जो है, विश्व मोहन भट्ट, ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं वीणा वादक के अंदर। ठीक है, तो एस बालचंद्रन और विश्व मोहन भट्ट वीणा वादक आपको नोट करना है। और वायलिन के एग्जांपल तो हो गए कृष्णन, रागिनी शंकर, नंदिनी शंकर, गोपाल कृष्णन, वायलिन के हो गए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया है। ये आपके चार महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट और उनके वादक आपके सामने। ठीक है, बाकी दोस्तों ये बुक आपको कहां पर मिलने वाली है, ये पीडीएफ आपको उत्कर्ष ऐप पर फ्री मिलने वाली है, ये आपके सीजीएल सीपीओ वाली पीडीएफ है। संडे को इस पर टेस्ट होने वाला है। ठीक है, सुन लीजिए, संडे को जो है टेस्ट होगा, यहां पर अलग टेस्ट होने वाला है और यहां पर दोस्तों अलग टेस्ट होने वाला है। ठीक है, दोनों का लेवल अलग अलग होने वाला है, यहां पर टेस्ट का लेवल थोड़ा हाई होगा, इसकी तुलना में यहां पर टेस्ट का लेवल जो है थोड़ा अलग प्रकार का होने वाला है। ये दो लेवल का टेस्ट होने वाला है संडे को, और संडे को दोस्तों सुबह 8 बजे से आपके मॉर्निंग
मॉर्निंग 8 एम से और इवनिंग 8 पीएम तक आपका टेस्ट होने वाला है, ये सूचना आपके लिए, ठीक है। तो मॉर्निंग 8 एम से इवनिंग 8 पीएम टेस्ट होने वाला संडे को। मंडे को फिर मैं अर्जुन सीरीज में आपसे मिलने वाला हूं। और एक सूचना दोस्तों और आपके लिए है कि अगर आपको लगता है कि आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इन सब की करंट अफेयर्स चाहिए, इसके अलावा एशियन गेम्स हैं और आपके बजट है, हमारे राम सर साइट हमारी आपके नेशनल पार्क दोस्तों, इसके अलावा 18वीं